नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जिसमें भारतीय बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल यूक्रेन रूस का विवाद है, युद्ध है और उसमें भारतीय फंसे हुए हैं। खासतौर से यूक्रेन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जो 4 मंत्री बच्चों को निकालने के लिए बाहर गए हुए हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखती है। कह सकते हैं कि जो काम विदेश मंत्री को करना था वो सिंधिया और उनकी टीम कर रही है। इसलिए बातचीत में सिंधिया ने कहा कि चिंता मत करो, आखिरी बच्चे तक मैं यहाँ रहूँगा जब तक सब हिंदुस्तान ना पहुँच जाए। उन्होंने चर्चा में कहा कि मैं हूँ ना। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि संकट मोचक सिंधिया भारतीय बच्चों के लिए एक तरह से संरक्षक की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे हमारे साथ योगीराज योगेश, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ प्रकाश हिंदुस्तानी, जयराम शुक्ल और देवश्री माली। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि एयरफोर्स का जो विमान है C-17 ग्लोब मास्टर, वो इस काम में जुटा हुआ है और कई चक्कर बच्चों को वो लेके आ रहे हैं। बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू होता है कि जब इराक युद्ध हुआ था उस समय देश की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। तो सिंधिया जो भूमिका अदा कर रहे हैं उसमें सुषमा स्वराज जी की भी याद आती है। हालांकि सुषमा जी दिवंगत हो गई हैं, स्वर्गीय हो गई हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने उस संकट से देशवासियों को निकाला था जो इराक में थे और बाहर थे, आज वैसी भूमिका में नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हुए हैं रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट, और वहां से वो बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं। हम सुनवाएंगे आपको कि सिंधिया ने कितनी आत्मीयता से विदेशों में फंसे उन बच्चों से बात की जो घर आने के लिए परेशान थे और जिनकी जान संकट में थी। सुनते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे क्या बात की। और आप दोनों आप अच्छे से सो रही थी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। कहाँ से आई? दिल्ली। मराठी बोल रहे का काय नाव तुमचं? पुणे तुम्हाला घर आहे बघा. हां, वानवडीमध्ये आमची छत्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे का? माझे पूर्वज काय करतात होते? ओडिशामध्ये शिकून झाले. वडील जवळ गोष्टी झाली, आई बाबा जवळ गोष्टी झाली. तो आप लोग चिंता मत करना, मैं अभी पहुंचा हूँ दिल्ली से। जब तक आप सब लोगों को रवाना करूँ मैं ही, ठीक है? आज एक फ्लाइट जा रही है, मेरी वाली फ्लाइट, कल 4 फ्लाइट आ रही है। 1000 बच्चों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? मैं एयरपोर्ट पे ही आऊँगा, सबको मैं स्वयं से। प्रधानमंत्री जी ने हमारा भेजा है 4 मंत्रियों को 4 दोस्त, वही डटे रहना है जब तक हर एक हमारा बच्चा सुरक्षित वापस करना। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी जरूरत पड़ेगी यहाँ तो मुझे जरूर बता रहा। खाने वाने का इंतजाम है सर? अभी कोई डिस्ट्रीब्यूट करके इंडियन फूड सब्जी हाँ, मेरा शेयर का नंबर है, कोई भी बात होगी तो फोन करेंगे। ख्याल तो हमने सुना किस तरह से, कितनी आत्मीयता से ज्योतिरादित्य सिंधिया उन बच्चों से बात कर रहे थे जिनके हिंदुस्तान आने के मामले में अनिश्चितता थी। हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इस पूरे संकट में याद आई सुषमा स्वराज भी, क्योंकि सुषमा जी ने जिस संकट से भारतीयों को निकाला था, गल्फ से हम बात करें तो वही चीज़ आज हमें नजर आई सिंधिया के रूप में। सिंधिया ने जिस ढंग से बातचीत की उसको हमने आपको विस्तार से सुनवाया। अब इस पर लंबी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे सभी मेहमान जयराम शुक्ल जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, देवश्री माली जी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी पत्रकार योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयराम शुक्ल जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि इस पूरे संकट में बड़ी अनिश्चितता थी, पेरेंट्स परेशान थे, सरकार की तरफ से मूवमेंट कम नजर आ रहा था और लोग इसकी आलोचना भी करने लगे थे। लेकिन जब से 4 मंत्रियों में की ड्यूटी वहां लगाई गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो भूमिका सामने आई है वो बहुत सुखद है और कह सकते हैं कि इस पूरे संकट में आंसू पहुंचने वाली है। आपकी राय जयराम शुक्ल जी?
पहली चीज तो ये है कि ऐसे गाढ़े वक्त पर यदि इस तरीके की पहल हो अपने देश की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से, तो ये बिल्कुल भावनाओं को छू जाने वाली है। यद्यपि यूक्रेन में 20,000 बच्चे फंसे हैं और अब तक लगभग 2,000 बच्चे आ पाए हैं। यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं, जो लेकिन भारत जयराम का जी, अभी जो आंकड़ा है वो है 3,351 बच्चे लौट चुके हैं। ये बच्चों की हम बात कर रहे हैं, और जो एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर है उसके कई फेरे लग रहे हैं हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा और अभी बढ़ गया होगा, क्योंकि ये कल तक की खबर थी। जी ये तो देखिए क्या है कि मोदी जी तो डू एंड डाई के कैलिबर वाले नेता हैं, करो या मरो। वो चाहे राजनीति करें, चाहे विदेश की राजनीति या विदेश नीति के बारे में हो, या अपने घरों की मसलों की राजनीति हो, तो वो तो मतलब अंतरात्मा से इस देश का कितना भला हो सकता है, कैसा भला हो सकता है, ये सोचते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यूक्रेन का संकट जो है वो अब बहुत ही गंभीर तरीके से इसलिए हो गया है कि भारत का जो यूएन में पक्ष है वो यूक्रेन उसे वो है। अभी हम बीबीसी में कुछ खबरें देख रहे थे जिसमें भारतीय बच्चे ये कह रहे थे कि यूक्रेन की सेना उनको सीमा से बाहर रोमानिया, हंगरी या जो बगल के देश है वहां नहीं जाने दे रही, उनके साथ बदसलूकी कर रही। इसलिए कर रही है कि क्योंकि भारत खुलकर यूक्रेन के पक्ष में नहीं है, भारत तटस्थ है। ये एक नया बड़ा संकट है। वहां के लड़के जब तक यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक हम उनका रेस्क्यू कैसे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन की सरकार पर या यूक्रेन पर इस बात का दबाव डालना कि हमारे बच्चे सुरक्षित होकर यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। हमारी पूरी व्यवस्थाएं यूक्रेन के बाहर है, यूक्रेन में नहीं। ये सबसे बड़ा संकट है। और निश्चित तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वो एक बड़ी महान परंपरा से आते हैं, और माधव सिंधिया जी तो अपने जीवन में कमिटमेंट के लिए ही जाने जाते रहे। जरा सी छोटी सी दुर्घटना में उन्हें इस्तीफा दे दिया। उनके डीएनए में है ज्योतिरादित्य सिंधिया में कि जनता की सेवा करना या उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। ये तो ठीक बात है, लेकिन सबसे जो गंभीर बात मुझे ये लग रही है कि यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को यूक्रेन की सेना, यहाँ तक कि यूक्रेन के नागरिक भी उनके दुश्मन बन गए हैं। इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनको सीमा से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। बिल्कुल जयराम जी, लेकिन ये संकट एक सबक भी देता है कि बच्चे मजबूरी में ही है, कम से कम बाहर विदेशों में पढ़ने ना भेजे जाए सस्ती शिक्षा के चक्कर में। इस पर एक हमारे साथी पत्रकार हैं शशिकांत त्रिवेदी, उन्होंने एक खबर भी ट्वीट की थी सोशल मीडिया पर कि किस ढंग से वहां के बच्चे, अब हम वहां की एजुकेशन पर तो सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा भी खर्च करते हैं, और जो डॉक्टर बन के आते हैं वो डॉक्टर कम बनते हैं, बल्कि लापरवाही या जानकारी कम होती। मैं लौटूंगा, बड़ी बात आपने की है इसमें कि यूक्रेन का जो रवैया है वो हमारे प्रति, हमारे बच्चों के प्रति दोस्ताना कम है, शत्रुतापूर्ण ज्यादा हो गया है। लेकिन इस पूरे संकट में जो सरकार की पहल है वो देर से सही, लेकिन सरकार ने जो पहल की उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छे से मूर्त रूप दे रहे हैं। वो बच्चों का दिल भी जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस ला रहे हैं और सरकार के काम को भी कर रहे हैं। लौटो मैं आपके पास, प्रकाश जी, जो पहल सरकार ने की है वो भली देर से की है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस पहल पे जो काम किया है वो उनके दुख को कम करता है और संकट को थोड़ा सा, जो उनके पेरेंट्स हैं हिंदुस्तान में बच्चों के, उनके प्रति आशा की एक किरण जगाता है। आपकी इसमें राय? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 4 मंत्रियों को भेजा है उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक हैं, हरदीप पुरी हैं, दूसरे नंबर पे किरण रिजिजू हैं और वीके सिंह हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खास बात यह कि वे खुद नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, यानी हवाई जहाज उनकी तरफ से गए हैं। रक्षा मंत्रालय के विमान भी वहां गए हैं, हमारे वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान भी वहां पे गए हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये बात है कि वे खुद नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और उन्होंने मराठी में
जो मराठी भाषी विद्यार्थी थे उनसे मराठी में बात की, तो कि अपनेपन का भाव उन्होंने दिया और ये भी कहा कि हम आपको निकाल लेंगे। देखिए, जब हम विदेश में, जब भारत में हम भले ही पार्टीबाजी करें, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बातें कहें, लेकिन जब हम विदेश में होते हैं तब यही लोग हमें, हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी बचाव में आ सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत ही उचित तरीके से की है बातचीत उन विद्यार्थियों से, उन्हें आश्वस्त किया है, कुछ बच्चों की पीठ पे हाथ भी रखा है और उन्हें आश्वस्त दी है कि हम तुम्हें सुरक्षित निकाल लेंगे। एक विद्यार्थी की मौत हुई है दुर्भाग्य से, लेकिन अब जब युद्ध की घड़ी है, इसमें यह माने कि हमें कम से कम नुकसान हो। वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार पहले भी इस तरह के बहुत सारे काम कर चुकी है, जब विदेश में फंसे भारतीयों को निकाला गया। तो अच्छी पहल है, सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि सरकार इस बारे में कुछ करे, और सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। जहां तक यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना के पक्ष की बात है, ये व्यक्तिगत खुन्नस से उनके लोगों में हो सकती है, लेकिन उन्हें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि यूक्रेन के आर्थिक विकास में भारत के जो विद्यार्थियों कितना योगदान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि यूक्रेन से हमारे रिश्ते कूटनीतिक स्तर पर अच्छे नहीं रहे, लेकिन कोई बुरे भी नहीं रहे। रूस के सामने यूक्रेन को चुनने की जब बात आती है तब हमें थोड़ी दुविधा है, वरना यूक्रेन भी हमारा मित्र राष्ट्र ही है, ये मानना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस बातचीत में हमने ग्वालियर से देवश्री माली को भी जोड़ा, पत्रकार हमारे साथी हैं। चूंकि सिंधिया जी भी ग्वालियर के, वो और उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। हमने चर्चा की शुरुआत में हमारी विदेश मंत्री रही सुषमा जी का भी जिक्र किया था कि चूंकि इस पूरे मामले में हमने शुरुआत में कहा कि हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते। जयशंकर प्रसाद जी विदेश मंत्री जरूर हैं, वो डिप्लोमेट हैं और बहुत सफल विदेश मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक इस तरह के संकट की बात है, इस संकट को जिस ढंग से सुषमा जी ने विदेश मंत्री के रूप में हैंडल किया था, वो संवेदनशीलता कम नजर आई। इसीलिए पूरी टीम नरेंद्र मोदी को लगानी पड़ी। उसमें वीके सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं, किरण रिजिजू की आप बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो रही है। तो सवाल यही है कि जो आत्मीयता चाहिए सरकार की तरफ से वो सिंधिया दे रहे हैं। साधन तो कोई और जाता तब भी मिल जाते, लेकिन जो एक अपनापन दे रहे हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, और उनको जिन्होंने सुना होगा, देखा होगा, उन बच्चों के माता पिता देश में जरूर थोड़ा सा अपने आप को दिलासा दे रहे होंगे कि एक अच्छा लीडर वहां पहुंच गया है जो बच्चों के से समन्वय भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, उनको एज ए गार्जियन बात भी कर रहा है। तो देवश्री माली जी, सिंधिया जी मध्य प्रदेश का भी गौरव है, भारत के नई पीढ़ी के उन होनहार मंत्रियों में है, राजनेताओं में है, जिनको भारत के भविष्य के रूप में देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि वो जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो माधवराव सिंधिया जी से कितनी मिलती है, उनसे आगे है, और आप और हम कितने संतुष्ट हैं? देवश्री जी। मैं अपने प्रकथन में भी कहा, भूमिका में भी कहा कि हमको सुषमा स्वराज याद आ रही हैं जी। तो ये बिल्कुल 100% सही है। और एक अंग्रेजी में कहावत भी है जिसका हिंदी भावार्थ है कि 10 ब्यूरोक्रेट से की तुलना में एक नेता जो है, जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर सकता है। और ये इसमें तय भी हो गया कि जयशंकर जो हैं वो शुद्ध ब्यूरोक्रेट हैं, और ब्यूरोक्रेटिक दायरे में ही रहना सीख जाता है, उसका माइंड सेट हो जाता है, उसकी सोच उससे ऊपर नहीं जाती है। तो हमने जो देखा था खाड़ी युद्ध में कि ये तो केवल 20,000 लोग फंसे हैं, खाड़ी युद्ध में 1.25 लाख लोग थे और किसी को खरोंच भी नहीं आई थी, और सारे लोग भारत सरकार ने निःशुल्क लिफ्ट करा के इंडिया में बुला लिए थे। ये सुषमा स्वराज की कूटनीति थी या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे, उनके संपर्क थे, या प्लानिंग थी? अभी तक यूक्रेन में जब युद्ध अब लगभग आधी स्थिति में आ गया है, मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर युद्ध समाप्त हो जाएगा। हम अभी भी, चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि लोग तो आशंका जता रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। अगर 1 हफ्ते में भी खत्म होता है तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है। आपने जो कहा ये शब्द फलीभूत हो जी। ये जो लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है या जो पढ़ रहा हूँ, अपेक्षा भी कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ये युद्ध थम जाए, भले हफ्ते भर में हो जी। दुनिया की यही इच्छा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस नहीं करेगा, और जब तक जो जैसे कि भारत के 2 बच्चों की असामयिक डेथ हुई जी, जब तक नाटो के किसी भी देश के किसी भी नागरिक की डेथ नहीं होगी, तब तक नाटो सेना वहां नहीं जाएगी। तो ये अभी एक सामान्य तौर पर ऐसा है, खैर, है ना। लेकिन हमारे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे 2 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है,
और अभी सिर्फ 3,000 3,500 लोगों को निकाला जा सका है। हमारे भी कई ग्वालियर में परिचितों के बच्चे वहां फंसे हुए हैं और उनके घर की हालत हम देख रहे हैं कि वो लोग बहुत परेशान, चिंतित और रो रहे हैं। बिल्कुल देर से ही सही, लेकिन सरकार ने अपने मंत्रियों को लगाया। अच्छी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। हालांकि प्राइवेटाइजेशन के बाद इंडियन एयरलाइंस वगैरह के पास कोई विमान वगैरह नहीं बचे हैं, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर के लगने से एक फायदा ये होता है कि वो जो सिविल एविएशन से संबंधित जरूरतें होती हैं, परमिशन दिलवाना, देना, कहाँ उतरेंगे, कहाँ से लिफ्ट करेंगे, ये सारे काम वो कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया योग्य आदमी भी है और उनका परिवार का इंग्लैंड हो, फ्रांस हो या दुनिया के विभिन्न देशों में से सीधा संबंध भी है। व्यक्तिगत तौर पर भी सिंधिया परिवार के सभी देशों में व्यक्तिगत संबंध भी है, आज से नहीं 100-200 सालों से। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि वो भले ही एविएशन मिनिस्टर है, लेकिन वो इस समय अपरोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वो फॉरेन मिनिस्टर की भी भूमिका निभा रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। और चूंकि वो युवा हैं, बहुत मेहनती भी है, उसके साथ साथ वो चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि वो राजनेता भी है। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि ये संकट हमको एक सबक भी देता है कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेशों पर कम आश्रित हों, देश की जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, उसकी तरफ जाए। और दूसरी जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि देश में वो शिक्षण संस्थान इतने बना दे ताकि बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए कम जाना पड़े, वो संस्थान भी हो और उच्च कोटि की शिक्षा भी हो। योगी राज जी, ये संकट मोचक जो सिंधिया हैं, उन्होंने बच्चों से कहा कि मैं हूं ना, चिंता मत करिए आप। ये शब्द, ये जो वाक्य है, संवाद है, बहुत सुखद लगता है उनके देश के लिए भी, और जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनके परिवारों के लिए। तो वो मुझे लगता है कि संजीवनी की तरह ये वाक्य उनको लग रहे होंगे। आपकी राय कि देश में शिक्षण संस्थान बढ़ने चाहिए ताकि लोग यूक्रेन और मॉस्को या बाकी जगह पढ़ने कम जाएं, और उसके साथ साथ हमें भी अपनी जो प्रवृत्ति है उसको भी कहीं ना कहीं नियंत्रित करना पड़ेगा कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, विदेशी मुद्रा जाती है, बच्चे संकट में रहते हैं। आपकी राय इस पूरे मामले में? देखिए राघवेंद्र जी, आपने एक बात तो बहुत बढ़िया कही कि देश में भी वो शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए कि लोगों को विदेश कम जाना पड़े। हमारे यहाँ विदेश जाने के एक ही कारण नहीं होता, कई कारण ये भी रहते हैं कि लोगों ने आज विदेश जाकर पढ़ाई करने को अपना स्टेटस मान लिया है कि साहब हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है ये बहुत कम, ये जो सर्कमस्टांसेस है, उसके फायदे सिर्फ ये होते हैं कि बच्चे की शादी ठीक हो जाती है कि साहब फॉरेन रिटर्न है, एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि हमारा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। अब विदेश में क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसी जिंदगी जी रहा है, कितनी मुश्किलों में हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। जी नहीं, इसमें एक बात हो रहा है। जैसे पहले जब रूस में बच्चे पढ़ने जाते थे तो वहाँ के, या यूक्रेन वगैरह में जाते थे, तो वहाँ से जब लौट के भारत आते थे तो भारत में आके उनको एक परीक्षा देनी पड़ती थी, तब उनको मेडिकल प्रैक्टिस की पात्रता मिल पाती थी। लेकिन अब भारत में भी इंडियन मेडिकल सर्विस ने अनिवार्य कर दिया है कि यदि आप भारत से भी एमबीबीएस करेंगे तो भी आपको एग्जाम एंट्रेंस देना पड़ेगा, यदि आप डॉक्टरी में जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो कुल मिला के अब बात इक्वल हो गई। अब ऐसा नहीं रहा कि आप सब भारत में पढ़ लोगे तो आप जल्दी डॉक्टर बन जाओगे और विदेश में पढ़ लोगे तो लेट बनोगे। तो ये कि एक इक्वलिटी है। दूसरी एक बात हो रही है कि जितने ज़्यादा आप मेडिकल संस्थान या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप जितने ज़्यादा देश में खड़े करेंगे तो विदेश जाने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन महंगी शिक्षा है इसलिए लोग विदेश जाते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उनकी फीस कम हो जाएगी, तो मेडिकल की जो परीक्षा पढ़ाई है वो सस्ती हो जाएगी। नहीं तो अभी भी यूक्रेन में जो बच्चे जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ मेडिकल 20 लाख में, 18 लाख 20 लाख में हो जाता है, और हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ में हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाओ तो 50 करोड़ भी लगता है। अब मैं उस बात पे आता हूं जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने थोड़ी सी देर कर दी। मेरा इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो असाधारण सिचुएशन है। इसको आप मतलब ये ऐसा नहीं कि आप जाओ और यूक्रेन से जाके लोगों को ले आओ जी। ये इस स्थिति की आप परिकल्पना करिए कि रूस ने यूक्रेन के जो प्रमुख हवाई अड्डे उनको उड़ा दिया। यूक्रेन ने खुद ने अपने जो आने वाले जो सड़क मार्ग है और जो दूसरे अन्य मार्ग है उन्होंने अपने पुल उड़ा दिए। तो मतलब यूक्रेन में आने का भी रास्ता नहीं है और जाने का भी रास्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कैसे लेके आओगे? तो ये जो डिसीजन सरकार जो लेती है वो ये नहीं कि पब्लिक तो चाहती है कि साहब आज युद्ध लड़े और आप तुरंत पहुंच जाओ जी, लेकिन सरकार को कूटनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि आप साहब जैसे अपन कहीं मान लो भोपाल के किसी इलाके में फंस जाओ और एक भटला भेज दो और उनको वापस ले आओ। ये वो स्थिति है कि आप जहां बम बरस रहे हैं, जहां मिसाइल लागी जा रही है, वहां आप सामान्य एविएशन भी नहीं भेज सकते आप। ये नहीं कि भारत की कोई फ्लाइट चली जाएगी, नहीं, इसलिए वहां वायुसेना का विमान गया। बेशक स्थिति बहुत जटिल है और
ये युद्ध वैसा नहीं है जो आमतौर से होता है, क्योंकि ये परमाणु संपन्न रूस का युद्ध है और रूस की जो टैक्टिस है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक बात तो है कि हमें सुषमा स्वराज जी की याद इसलिए आ रही क्योंकि उन्होंने समय से पहले प्रयास शुरू कर दिए थे, और यहाँ थोड़े से प्रयास में हम नहीं कहते कि सरकार के पास अपने अपने काम होते हैं, सरकार ने कोशिश की होंगी, लेकिन दिखना देर से शुरू हुई। मैं लौटूंगा आपके पास समय का, चूंकि अब 4-5 मिनट का वक्त है, मुझे लगता है कि अगर सभी साथी एक एक 1.5 मिनट में बात करेंगे तो बातचीत पूरी हो जाएगी। मैं आ रहा हूं प्रकाश जी आपकी तरफ। ये जो पूरा मामला है इसका अंत सुखद हो जाए तो कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला, सारे बच्चे सुरक्षित लौट आए और ये युद्ध भी एक हफ्ते में, जैसा देवश्री माली जी कहते हैं कि शायद, और आपने भी कहा था कि ये खत्म हो सकता है, आपकी राय कि इसका अंत कम से कम सुखद हो? प्रकाश, पहली बात तो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब जिस तरह से गए और बात कर रहे हैं, तब वे उड्डयन मंत्री तो हैं ही, वे प्रधानमंत्री के दूत की तरह बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का जिक्र भी कर रहे हैं, और वास्तव में वे प्रधानमंत्री के दूत हैं। वे जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री उनके मुंह से बोल रहे हैं, ये माना जाए। दूसरी बात है कि भारत सरकार जो डिप्लोमेटिक प्रयास कर रही है, पड़ोसी देशों से लाने के लिए सरकार ने कहा कि वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए पोलैंड में बच्चे चले गए तो उनको पोलैंड के वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिश कर रही है, और जो बच्चे फंसे हुए हैं, भले ही मेरे घर का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चा मेरे घर का ही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रिजिजू और वीके सिंह उनके अभिभावक की तरह बात करें तो मुझे थोड़ी राहत मिली कि मेरे बच्चे सुरक्षित लौट आएंगे, मुझे भरोसा हो रहा है। जी सीधी जयराम जी, जो बात प्रकाश जी कह रहा है हम सब उससे सहमत हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि बच्चे हमारे ही हैं, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्ट कर रहे हैं वो बड़ा अपनापन लिए हुए, उसमें बहुत टच है, मतलब इमोशनल टच भी है। और जैसा वो बता रहे हैं कि प्रकाश जी की, वो अब पासपोर्ट की दिक्कत नहीं रहेगी, आप पोलैंड जाए, रोमानिया जाए, तो ये एक अच्छी बात है और इसके सुखद अंत की हम अपेक्षा रखते हैं। आपकी राय बहुत संक्षेप में? पहली बात तो ये कि युद्ध जितना जल्दी हो सके समाप्त हो जी, और ये चिंता दोनों देशों को होनी चाहिए, रूस को भी और यूक्रेन को भी। नागरिकों की चिंता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट दो देश के बीच में होता है, वो सैनिक अड्डों पे हमले करते हैं, ये करते हैं, लेकिन जैसे रेड क्रॉस जो है तो एक दोनों पक्षों के घायलों को वो करती है, उस तरीके से वहाँ के जो इनोसेंट नागरिक हैं उनकी चिंता रूस को भी करनी चाहिए और यूक्रेन को भी करनी चाहिए। यूक्रेन में फंसे हुए विदेश के जितने भी लोग हैं, जितनी चिंता यूक्रेन को होनी चाहिए उतनी रूस को भी होनी चाहिए, क्योंकि वो न तो रूस के दुश्मन है और न तो यूक्रेन के पक्षधर हैं, वो तो भारत के हैं या अन्य पाकिस्तान के हैं या अन्य देशों के हैं, तमाम ये सब। तो ये एक जरूरी बात है। डिप्लोमेटिकली रूस को भी ये कहना चाहिए, भारत की ओर से ये कहा जाना चाहिए कि हमारे 20,000 बच्चे वहाँ पे हैं, जिसमें से 3,000-4,000 निकल चुके हैं, बाकी वहाँ शेष बचे हुए हैं। उनके जीवन के संकट का भी प्रश्न है, इसलिए इस युद्ध के बारे में सोचें और कम से कम हमारे बच्चों के बारे में सोचें, उस हिसाब से या भारतीय बच्चों को सुरक्षित निकलने की वो गुंजाइश दें, जगह दें। ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये खबर आई थी कि रूस ने भारत सरकार को कुछ संकेत दिए थे कि वो कीव पर हमला करने वाले, तो भारत ने एक इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है इंडियन एम्बेसी ने कि तुरंत ही सब कीव छोड़ दें जो भारतीय जिस हालत में है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह की सूचनाएं पहले भी मिल जाए तो आपके जो लोग हैं वो सुरक्षित निकल सकते हैं। समय की कमी है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ देवश्री माली जी आपकी तरफ। जो जयराम शुक्ल जी कह रहे हैं युद्ध खत्म होना चाहिए, हर कोई ये कह रहा है। प्रकाश जी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एक्ट है वो बहुत ही सुखद है, देखने के साथ साथ महसूस भी अच्छा उससे होता है। आपकी राय? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी न्यूज चैनल्स को भी आग्रह करना चाहते हैं और खास तौर पर सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोगों को कि वो ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारे हजारों बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो किसी देश के प्रति घृणा फैलाने वाली या किसी देश के प्रति समर्थन करने वाली पोस्ट डालने से बचें। इसका बहुत सारा रिएक्शन यूक्रेन में हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। मेरी भी आज 2 बच्चों से मोबाइल पर बात हुई, हमारे दोस्त के भी बच्चे थे। उनका कहना ये था कि पहले ना तो पोलैंड की पुलिस हमारे खिलाफ थी ना यूक्रेन की, लेकिन जब भारत ने रूस के समर्थन में या किसी के समर्थन या किसी के खिलाफ में पोस्टें गई
वो वहां सर्कुलेट हुई तो वहां लोग खिलाफ होने लगे। ये संवेदनशील और संकट का समय है। हर मोर्चे पर सरकार को भी लड़ना पड़ेगा, समाज को भी सजग रहना पड़ेगा और संयम भी बरतना पड़ेगा। ये ऐसा संकट है जिसमें देश को बहुत जिम्मेदारी की जरूरत है। सरकार तो जिम्मेदारी से काम कर ही रही है, सोशल मीडिया में भी लोगों को बहुत जिम्मेदारी से पोस्ट डालने की जरूरत है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं रहे, खेल बिगाड़ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। मैं लौटता तो नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। अंतिम टिप्पणी के लिए योगीराज जी आपकी बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में बातचीत। नहीं, मैं राघव जी यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे संकट के समय में जब अमेरिका जैसा कंट्री है अपने लोगों से कह रहा है कि आप अपने स्तर पर लौट के आइए जी, और यदि भारत ये पहल कर रहा है कि वहां जाके 4-4 मिनिस्टर को भेज रहा है जी और बच्चों को सुरक्षित लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सराहनीय प्रयास है। बिल्कुल सरकार की सराहना हम जी कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी की बात यह जो देवश्री महाराज जी भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो एक चीज इसमें जरूर मैं जोड़ूंगा कि जितना यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, अगर रूस को ये बर्बाद यूक्रेन मिल भी गया तो वो उसके किस काम का है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले का, इस पूरे युद्ध का अंत सुखद हो और अंत भला तो सब भला, यही हम कहेंगे। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।